मैंने कहा पेपर लीक का मुद्दा बड़ा है। पेपर लीक का मुद्दा उप निरीक्षक जिस तरह से सड़कों पर उतरकर अभ्यर्थी आए थे, जिस तरह से पूरे मामले को एक तरह से शक के घेरे में डाल दिया गया था, जिस तरह से एसओजी ने कई बातों का खुलासा किया है, उसके बाद जो मांग हो रही थी कि पेपर लीक के मुद्दे पर एक निर्णायक फैसला जो है वो सरकार को लेना चाहिए, वो लेती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही है। और उसी वजह से सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या निवेश ज़्यादा ज़रूरी है? क्या जर्मनी, जापान, ग्रेट ब्रिटेन का दौरा करना ज़्यादा ज़रूरी है इसके बजाय कि जो लोग एक तरह से अपने आप को अधर में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आज भाजपा के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें राजेंद्र राठौड़ मौजूद थे, पूर्व नेता विपक्ष, और जब उनसे आरपीएससी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये तो संवैधानिक संस्था है और इसके बारे में एक तरह से उन्होंने मना कर दिया कि इसको भंग नहीं किया जाएगा। तो क्या एक संवैधानिक संगठन संस्था जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग चुके हों, जिसके ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हो, उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता? क्या जिस तरह से रामूराम रायका का नाम सामने आया, जिस तरह से बाबूलाल कटारा का नाम सामने आया, जो पूर्व सदस्य रह चुके हैं आरपीएससी के, उनके कथित तौर पर संलिप्त होने के बातों के बावजूद ये तमाम जो मुद्दे हैं, बीजेपी की सरकार जो कि इतनी बातें करती थी बड़ी बड़ी पेपर लीक के मुद्दों को लेकर, सीबीआई जांच की मांग करती थी, सड़क पर उतर आई थी, एक तरह से अपने आप को हितैषी दिखाती थी अभ्यर्थियों की और उनकी लड़ाई को लड़ने की बात करती थी, वो तमाम बातों का क्या हुआ? सचिन पायलट तो कांग्रेस में रहते हुए उसको भंग करने की बात कर रहे थे, पर बीजेपी जब अब सत्ता में है तब भी इसको लेकर आवाज़ नहीं उठा रही। जिस प्रकार के सड़क पर उतरकर आंदोलन मैंने खुद देखा है, किस तरह से सतीश पूनिया ने लाठियां खाई हैं, किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने सड़क पर उतरकर अपनी कई दिन सड़क पर वो आंदोलन करते रहे, जिस तरह से वो थाने के बाहर बैठे रहे, भ्रष्टाचार के कई इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, मुद्दे उन्होंने उठाए। उन तमाम बातों के बावजूद अगर बीजेपी अब सत्ता को भोगने में लगी हुई है तो क्या केवल भोग की राजनीति बनकर रह गई है? क्या कुछ सही में अलग है कांग्रेस और भाजपा के बीच, या फिर केवल लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, जो कि परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं, जो कि अलग अलग अभ्यर्थियों के तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी परीक्षाओं के देने के बावजूद, क्योंकि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई और इस वजह से नहीं हुई कि बार बार बड़े संगीन आरोप लग रहे थे पेपर लीक के, और उन तमाम आरोपों की वजह से क्या केवल जो लोग हैं राजनीति की वजह से, कांग्रेस बनाम बीजेपी की नेता बनाम नेता की राजनीति की वजह से, अशोक गहलोत, फिर भजन लाल शर्मा, इन तमाम जो नेताओं की क्या गंदी राजनीति लोगों के पिसने का कारण बन चुकी है? क्या वजह है कि सरकार इस बड़े मुद्दे पर कोई भी निर्णायक फैसला अभी तक लेती हुई दिख नहीं रही है? कहा यह जा रहा था कि सरकार के अंदर ही इस मुद्दे को लेकर दो फाड़ हो चुकी हैं, सरकार के अंदर एक स्वर नहीं है, और इसके बावजूद कि एक धड़ा चाह रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर एक निर्णायक फैसला लिया जाए, भर्ती प्रक्रिया को उपनिरीक्षक की रद्द करके दोबारा से किया जाए, पर क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसके बीच में आकर इसको होने से रोक रहा है? और अगर ऐसा है तो जब भी कभी एक परिवार में भी इस प्रकार की बातें सामने आती हैं तो परिवार के मुखिया को ये चाहिए कि वो सामने आकर एक कठोर, भले ही कठोर फैसला हो, पर एक निर्णायक मैसेज जो है, संदेश जो है वो डाउन द लाइन दे, ताकि जो परिवार है, जो कि एक संबल की ज़रूरत महसूस कर रहा है, जो सबसे निचला तबका है, जो लोग हैं, जो आम जनता है, जिसको एक तरह से एक कंफर्ट फैक्टर चाहिए, जानना चाहती है कि क्या उसकी जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है प्रदेश में, वो इस बारे में फ़ैसला लेने के लिए सक्षम है भी या नहीं। ऐसे में अगर लीडरशिप मिसिंग हो जाए, ऐसे में अगर परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाएं कि लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करें, लोग अपने आप को अगर यतीम महसूस करें, तो इन परिस्थितियों में सरकार की जो कसूर है, जो सरकार का ब्लेम है, वो कई गुना बढ़ जाता है, और जीवंत लोकतंत्र में अक्सर लोग जो हैं फिर उसका फैसला अपने वोट की चोट से करते हैं, और कहीं ना कहीं 7 विधानसभा उपचुनावों में लोग अगर फैसला कर लें कि वो तमाम बातें जो पिछले 10
11 महीने के करीब समय में हुई हैं, उसको लेकर अपना निर्णायक फैसला ले लें, तो हो सकता है उसका खमियाजा जो नेता जिन्होंने लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिन्होंने निवेश को ज़्यादा ज़रूरी समझा लोगों के भविष्य से, वो हो सकता है तब जाकर समझे कि जो कुछ पहले कहा जाता था अगर उसी को वो आगे बढ़ाएंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ राजनीति हो रही है, कहाँ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इन तमाम बातों की वजह से मेरा ये मानना है कि लोग जो हैं वो अपना फ़ैसला जल्द फ्रेंचाइज के ज़रिए, वोट के ज़रिए सुना सकते हैं। ये तमाम जो सीटें हैं इसको लेकर अटकलें अब तेज़ होने वाली हैं कि कौन कौन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। कई रिश्तेदारों के भी नाम सामने आ रहे हैं। ब्रजेंद्र ओला हो गए, मुरारी लाल मीणा हो गए, जो कि अब सांसद बन चुके हैं। इनके रिश्तेदारों को क्या टिकट देगी कांग्रेस? देवली उनियारा की सीट पर किसको खड़ा किया जाएगा? रामगढ़ की सीट जहां पर साफिया ज़ुबैर का नाम सबसे आगे कहा जा रहा था, क्या उनको टिकट मिलेगी? उनके पति की मौत के बाद कई प्रकार के अटकलें लग रही थी कि वो टिकट जो है कांग्रेस किसको दे सकती है। ये तमाम जो सीटें हैं इनको आने वाले समय में 30 अक्टूबर का जो दिन है वो आखिरी दिन है। नॉमिनेशन विड्रॉल का 13 नवंबर को जो है वो चुनाव होना है और जल्द ही मानकर चलिए राजस्थान की राजनीति जो है वो एक तरह से फिर से परवान चढ़ सकती है। आने वाले समय में राजनीति और ज़्यादा तेज़ हो सकती है और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार अगर एक निर्णायक मोड में आती हुई नज़र नहीं आती है और कांग्रेस अगर अपनी कमर कस लेती है, हरियाणा के चुनाव से उसने अगर सबक लिया है, आपस में उनकी जिस तरह से पब्लिकली मतभेद सामने आ रहे थे, अगर राजस्थान में उस प्रकार की हरकतें नहीं करती है कांग्रेस तो वो कम से कम 5 सीटें 7 में से जीत सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने माहौल देखा है जगह जगह जाकर, ज़मीनी स्तर पर किस तरह से लोग विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को तरजीह ज़्यादा दी थी, पर लोकसभा चुनाव आते आते माहौल कुछ बदला और अगर उसी की कंटिन्यूएशन में अगर थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी नज़र आती है भजन लाल शर्मा की सरकार के खिलाफ, जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा, जिस प्रकार से और कई मुद्दे छाए रहे और प्रायोरिटीज़ जिस तरह से भजन लाल शर्मा की सरकार की सही नज़र नहीं आ रही हैं, उसकी वजह से बेहद मुमकिन है कि राजस्थान में बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। हालांकि हरियाणा की चुनाव की जीत की वजह से काडर में एक बुएंसी आई है, बीजेपी के नेताओं में एक तरह से उत्साह पैदा हुआ है, पर वो उत्साह राजस्थान की विधानसभा के उपचुनाव में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, पर जैसा कि मैंने कहा अगर उसने सबक लिया है हरियाणा की हार से, तो अगर संगठनात्मक तौर पर नेताओं की एकता के तौर पर अगर वो अपना घर संभाल कर रखती है तो मानकर चलिए मुद्दे अगर सही उठाती है तो राजस्थान में आने वाली 13 नवंबर को होने वाले चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है।